गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत जो योग दर्शन के हमने पाठ्यक्रम पहले स्टडी किया, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में स्टडी किया। आज की इस वीडियो में हम योग दर्शन और शिक्षण विधि तथा छात्र और अनुशासन के बारे में स्टडी करेंगे। अब शिक्षण विधि योग दर्शन योग दर्शन और शिक्षण विधि। अब योग दर्शन के लिए जो शिक्षण विधि का प्रावधान, योग दर्शन को किस प्रकार से पढ़ाया जाए उस विषय के अंतर्गत, क्योंकि योग और शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो शिक्षण विधि है वो किस प्रकार से होनी चाहिए या कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो हम योग दर्शन के अंतर्गत योग दर्शन को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि आती है इसके अंतर्गत अनुमान विधि। अनुमान विधि। थर्ड इसके अंतर्गत आती है अनुसंधान विधि। फोर्थ इसके अंतर्गत आती है प्रश्नोत्तर चर्चा विधि। फिफ्थ इसके अंतर्गत आती है व्याख्यान तथा पाठ्य पुस्तक अध्ययन विधि। सिक्स्थ इसके अंतर्गत आती है अनुकरण विधि। सेवन इसके अंतर्गत आती है स्वयं अनुभव द्वारा सीखना। स्वयं अनुभव द्वारा सीखना। एट इसके अंतर्गत आती है संवाद विधि। संवाद विधि। और नाइन्थ इसके अंतर्गत आती है श्रवण मनन तथा निधिध्यासन विधि। अब मिनी विधि का मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा कि सबसे पहले योग दर्शन के अंतर्गत जो विधि हम प्रयुक्त में लेते हैं वो होती है प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि योग के अंदर
योग दर्शन को जब एक्सप्लेन करते हैं योग है क्या, तो उससे संबंधित आसन और क्रियाएं को हम प्रत्यक्ष स्टूडेंट को सामने से दिखा करके उन क्रियाओं को स्वयं करके हम उनका अध्ययन करा सकते हैं। दूसरी है इसके अंतर्गत अनुमान विधि। अनुमान विधि के अंतर्गत कोई भी योगिक क्रियाएं हम जब कर रहे हैं या आसन हम जब कर रहे हैं तो उसके क्या लाभ और किस प्रकार से उसका बेनिफिट एज ए ह्यूमन बॉडी और मन में पड़ेगा, उसके लिए हम एक गैस कर सकते हैं। तो अनुमान विधि का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट अनुसंधान विधि, तो इसके अंदर जो समस्त क्रियाएं की जाती है उस योगासन से संबंधित, व्यायाम से संबंधित, तो उन सब क्रियाओं के ऊपर हम रिसर्च भी करते हैं, खोज भी करते हैं, तो अनुसंधान विधि कहलाती है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर चर्चा विधि। तो इस प्रश्नोत्तर चर्चा विधि के अंतर्गत यौगिक क्रियाएं, आसन, योग से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं स्टूडेंट से। तो इस प्रकार हम इन विधियों का प्रयोग इस योग दर्शन के अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है व्याख्यान तथा पाठ्य पुस्तक अध्ययन विधि। अब इसके अंतर्गत हम बच्चों से योग दर्शन के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, योग दिवस के बारे में और विभिन्न प्रकार की योगासन और योगिक क्रियाओं के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक के अंदर पाठ्य पुस्तक द्वारा अध्ययन करा सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जब हम अध्ययन कराते हैं तो नेचुरल जो शिक्षक है वो क्या करता है, व्याख्यान देता है। तो व्याख्यान विधि भी इसके अंतर्गत हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के अंतर्गत जो भी आसन है, जो भी व्यायाम है स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसको स्टूडेंट अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो ये अनुकरण विधि भी इसके अंतर्गत प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट आता है स्वयं करके, स्वयं अनुभव द्वारा सीखना, क्योंकि इसके अंदर योग का जो बेनिफिट है पर्टिकुलर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल इफेक्ट्स पड़ते हैं इसके अंतर्गत। क्योंकि मैं जब योगिक क्रियाएं हासिल करूंगा तो मेरे ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है अलग हो। आप जब इन आसनों को और योगिक क्रियाओं को करते हैं तो आपके लिए जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, हानियां जो आपको नजर आ रही फ्लैक्ट कर रही है आपके इंटरनल बॉडी के अंदर या आपके माइंड के अंदर, तो उसका जो इफेक्ट है वो स्वयं अनुभव के द्वारा ही होता है। तो इसके अंतर्गत और उसी के माध्यम से बाद में उन योगासनों और योगिक क्रियाओं से संबंधित क्रियाएं सीखी जाती हैं। तो इसलिए इसमें स्वयं अनुभव, और उन क्रियाओं को जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख सकता। तो नेक्स्ट है संवाद विधि। इसके अंदर संवाद भी कर सकते हैं हम। संवाद एक तरह से व्याख्यान का ही बात है। संवाद मतलब एक तरह से संवाद, जब हम किसी अगर हम एक काम की इस तरह से आते हैं तो उसमें डायलॉग्स लिखे जाते हैं। ये डायलॉग विधि है, तो डायलॉग विधि का प्रयोग करके भी हम योगिक क्रिया और आसनों का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट विधि इसके अंतर्गत आती है श्रवण, मनन और निध्यासन विधि। तो इसके अंतर्गत हम सुन करके, मनन करके और निध्यासन के द्वारा भी इस योग दर्शन के अंतर्गत जितनी विधियां हैं हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पर आधारित होने के कारण इसमें स्वयं अनुभव के द्वारा सीखा जाता है। और इस विधि का, इन समस्त विधियों का कंटेंट के अनुसार डिफरेंशिएट करते हुए हम इन समस्त विधियों का प्रयोग एकीकृत रूप में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा आवश्यकता है हमारे कंटेंट को एक्सप्लेन करने की। अब इसके पश्चात आते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है योग दर्शन, छात्र और अनुशासन। अब छात्र और अनुशासन की जब बात की जाती है तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे योग का जब आविष्कार हुआ, हम कह सकते हैं वैदिक काल उसे माना जाता है। तो वैदिक काल के अंतर्गत छात्र और अनुशासन की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, वहीं से हम आधुनिक समय तक इसमें स्टडी करेंगे। तो वैदिक काल की भांति ही इस योग दर्शन के अंतर्गत एक प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट क्या है, जैसे वैदिक काल के अंतर्गत स्टूडेंट अपने आश्रम के अंदर जाता था और गुरु के सानिध्य में रह करके ही वह अध्ययन करता था। इसी प्रकार योग दर्शन के अंदर में भी वैदिक काल की ही भांति ये जो क्रियाएं हैं, आसन हैं, इनको करने के लिए स्टूडेंट को शिक्षक के सानिध्य में रह करके ही इन क्रियाओं को करना होता है। और जिस प्रकार इसकी एक व्यवस्था होती है वैदिक काल में, जब बच्चा आश्रम में रहता है तो वो अपने गुरु या जो ऋषि मुनि थे उनके सानिध्य में रहकर
और गुरु की कही हुई आज्ञा का समस्त पालन करते हैं। वो गुरु ही उनके माता पिता तुल्य थे। उनकी हर एक आज्ञा मानना, नियम पूर्वक का रहना, यही अनुशासन पूर्वक समस्त आश्रम की व्यवस्थाओं को संभालना, समय पर भोजन, समय पर सोना, ये समस्त क्रियाएं सब नियम पूर्वक चलती थी। तो वैसे ही इस योग में भी हम क्या करते हैं, यौगिक क्रियाएं और आसनों को संपादित करने के लिए जब स्टूडेंट को हम सिखाते हैं तो उनकी जो दैनिक दिनचर्या होती है वो सारी एक व्यवस्थित पैटर्न में चलती है। और उसी के अनुरूप आज भी अगर हम माने जिस प्रकार वैदिक काल में गुरु की एक आदर्श स्थिति थी, अगर योग दर्शन को जब हम इंक्लूड करते हैं तो शिक्षक की जो महिमा है आदर्श वाली वह पुनः स्थापित हो सकती है। तो आज भी वही एक आदर्श चरित्र, जब योग दर्शन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो गुरु का वही आदर्श चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है जो गुरु के एक आदर्श का प्रतीक है। और योग दर्शन के अंतर्गत होता क्या है, योग दर्शन में सत्वगुणी, अब मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज कर लेती हूँ। योग दर्शन में सत्वगुणी चेतना पर बल दिया जाता है। सत्वगुणी चेतना पर बल दिया जाता है। इसमें शिक्षा, योग दर्शन के अंदर शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया, क्योंकि हम शिक्षा के अंतर्गत ही योग दर्शन को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है और इस गतिशील प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक का जो स्वरूप है, शिक्षक का स्वरूप क्या है, ईश्वर तुल्य है। ईश्वर तुल्य है। और इस योग और आधुनिक समय में क्या है, जब शिक्षा के स्वरूप, लेकिन आधुनिक समय में इस स्वरूप की छात्र द्वारा उपेक्षा की जा रही है। यानी आज के समय में क्या है, जो शिक्षक ने अपना जो गरिमा थी या जो एक आदर्श स्वरूप था वो अपने कर्मों के आधार पर या सिर्फ शिक्षा को एक व्यवसाय की दृष्टि से देखने के कारण जो भ्रष्टाचार, जो अपने कर्तव्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको उचित तरीके से निर्वाह नहीं करता। और उसी कारण है कि आज के समय में शिक्षक को एक आइडियल नहीं माना जाता। उसके जो कर्म है वो इतने व्यस्त हो चुके हैं कि छात्र द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है। और योग दर्शन में क्या है, अब योग दर्शन जब हम लाते हैं तो योग दर्शन में ब्रह्मचर्य और संयम, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। संयम, तो ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि योग के एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये आधार स्तंभ है, ब्रह्मचर्य और संयम। और इस ब्रह्मचर्य और संयम के माध्यम से छात्र में क्या होता है, या छात्रों में सेवा करने की भावना उत्पन्न होती है। और इसी से बालक क्या करते हैं, निरंतर सेवा भाव में उसी कर्म को करते रहते हैं, तो वह उसमें
क्या होता है? निपुणता और तत्परता का गुण उनमें विद्यमान होता है। यानी समस्त कार्य, कोई सा भी कार्य स्टूडेंट को दे दिया जाए योग दर्शन में, तो उनमें ये अगर गुण विकसित है तो छात्र में सेवा करने की भावना होगी और सेवा करे बगैर वह रहेगा नहीं। हर कार्य में वह सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहेगा और सेवा करते करते उस टास्क के अंदर, उसके अंतर्गत निपुणता आ जाएगी। तो इस प्रकार अब शिक्षक का काम इसमें है शिक्षक का कार्य है छात्रों में नैतिकता बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्तरों का बहुमुखी विकास करना, ये शिक्षक का दायित्व है। योग दर्शन के अंतर्गत इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र का सर्वांगीण विकास करना है। तो योग दर्शन क्या करता है? छात्र का नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तरों पर विकास करता है। इस प्रकार जो शिक्षक है, शिक्षक छात्रों की योग्यता अनुसार ही शिक्षा प्रदान करता है। क्योंकि जब तक छात्र इस दृष्टि से अगर योग्य नहीं होगा तो उसे योग दर्शन की जो शिक्षा दे रही है उस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक असफल हो जाएगा। इसलिए शिक्षक को छात्र की योग्यता का ध्यान रखते हुए ही अपनी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार छात्र अनुशासन वर्ग, जब छात्र इस योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त करेगा तो अनुशासन वर्ग रहकर श्रम पूर्वक दीर्घकाल तक शिक्षा प्राप्त करेगा। अगर छात्र के मन में शिक्षक के प्रति एक सहानुभूति, एक रेस्पेक्ट है, वो अपना आइडियल मानता है, तो ऐसा स्टूडेंट फिर अनुशासनबद्ध रहकर श्रम पूर्वक दीर्घकाल तक उस शिक्षक के सानिध्य में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करेगा। इस प्रकार छात्र अपने को योग दर्शन, मन, बुद्धि, अहंकार समेत, अब छात्र का क्या रोल है? क्योंकि हम जो फोकस कर रहे हैं वो छात्र और अनुशासन पर, तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने का भाव या जो दायित्व है वो शिक्षक का है। अब छात्र जो है, छात्र इस योग दर्शन में मन,
बुद्धि तथा अहंकार छोड़कर समस्त मानसिक जीवन के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट योग दर्शन के अंतर्गत इन चीजों पर, क्योंकि इन चीजों पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक अनुशासन का कंसेप्ट डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए मन, बुद्धि और अहंकार को छोड़कर समस्त मानसिक जीवन के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। मानसिक जीवन का मतलब हो गया मनोविज्ञान, क्योंकि हम जो भी योग दर्शन में सिखा रहे हैं वो समस्त जो कंसेप्ट हैं योग दर्शन के अनुसार, क्योंकि जब छात्र स्वयं करेगा तभी इस मनोविज्ञान विषय को भी इस योग दर्शन में इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आप योग दर्शन सिखाएं तो ज्यादा सफल होगा। इसलिए इसमें इंडिविजुअल रेफरेंस छात्र स्वयं करके सीखता है। तो ये सारी जो थ्योरीज आई हैं ये हमने मनोविज्ञान से ली है। तो योग दर्शन और मनोविज्ञान का भी अपना एक तरह से कोरिलेशन है। तो हम जब योग से संबंधित आसन और क्रियाएं या स्वास्थ्य संबंधी लाभ के बारे में जानकारी दें तो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को ध्यान में रखना ही पड़ेगा और उसी के आधार पर हम स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब इसके अनुसार जो विद्या अर्जन करता है स्टूडेंट, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करता है, ये जो शिक्षा ग्रहण है इस शिक्षा ग्रहण के लिए संयम प्लस अनुशासन ये स्टूडेंट में होना आवश्यक है, तभी वह योग दर्शन को सीख सकता है। इसमें स्टूडेंट की बात इसके अंतर्गत गई। और वर्तमान समय में सभी शिक्षक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब तक स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करने के लिए संयमित और अनुशासित नहीं हो, हम उसका एक तरह से कह सकते हैं अधिगम में जो उसके अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं ज्ञान के माध्यम से वो नहीं हो सकता। तो इसके लिए छात्र को चाहिए कि वे संयम पूर्वक अनुशासन में रह करके शिक्षा ग्रहण करें, तभी योग दर्शन का जो उद्देश्य है हम शिक्षा के अंतर्गत इंट्रोड्यूस करने का उसमें सफल हो सकते हैं। और इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, छात्र के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। क्योंकि योग दर्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो बालक का सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास करने की क्षमता रखता है। यही एक ऐसा विषय है जो बालक के शरीर और मन दोनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं, आसन, व्यायाम इत्यादि के माध्यम से हम स्टूडेंट को उसके जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, मनुष्य जीवन का मोक्ष प्राप्ति, उसकी तरफ भी सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक इन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक है। और जब हम यौगिक क्रियाएं कराते हैं तो छात्र का जो है शरीर प्लस उसका वातावरण, शरीर और वातावरण इन दोनों के द्वारा, क्योंकि इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होना आवश्यक है। तो शरीर एवं वातावरण की दृष्टि से चित्त यानी जो मन में उत्पन्न, मन कहते हैं चित्त वृत्तियां, जो मन में उत्पन्न व्याधियां हैं, चंचलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, चित्त वृत्तियों का अनुशासन में अनुशासन करने में, वृत्तियों को अनुशासन में रख सकता है स्टूडेंट अगर इस योग दर्शन के माध्यम से। साथ ही इस
आत्मिक चेतना, आत्मिक चेतना का अनुशासन। क्योंकि अनुशासन केवल शारीरिक और वातावरण का ही नहीं, बल्कि हमारी जो इंटरनल सोल है, सेल्फ जिसे हम कहते हैं, उसका भी अनुशासन तथा चित्तवृत्तियों का अनुशासन। और तीसरा इसके अंतर्गत आता है अष्टांग प्रतिभूति, अष्टांग प्रतिभूति अष्टांग योग। ये जो तीनों चीजें हैं, चाहे उसमें हमारा शरीर और मन आता है, ठीक है, इन दोनों का कॉन्ट्रिब्यूशन हो, या हमारी आत्मिक चेतना हो, या हमारा ये प्रतिभूति अष्टांग योग हो, इन समस्त में हम क्या कर सकते हैं, अपने चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर जो व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, जो विकार हैं, इनको दूर करके योग की विभिन्न आसनों के माध्यम से या क्रियाओं के माध्यम से हम अपने चित्त वृत्तियों को अनुशासन में रख सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम इस दृष्टि से योग के समस्त पाठ्यक्रम को एक आइडियोलॉजी रूप में संपादित करते हैं, केवल फॉर्मल रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श रूप में जिसका लाभ स्टूडेंट को भी नहीं बल्कि शिक्षक को स्वयं को भी होता है। अगर इस फॉर्म में अगर हम स्टडी करवाते हैं तो निश्चित ही बालक के शरीर, उसकी आत्मिक चेतना और इन यौगिक क्रियाओं के माध्यम से बालक अपने शरीर, मन यानी अपनी इंद्रियों की चंचलता पर नियंत्रण रख सकता है, अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकता है और इस तरह से अपना आत्मिक विकास भी कर सकता है, अपना सर्वांगीण विकास भी कर सकता है और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति है उसको भी सिद्ध कर सकता है। अब इस प्रकार से अगर हम दो कंसेप्ट लेते हैं, एक एजुकेशन शिक्षा प्लस सेकंड कंसेप्ट आता है अनुशासन, क्योंकि शिक्षा द्वारा ही हम अनुशासन के कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये शिक्षा और अनुशासन एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, क्योंकि जब तक स्टूडेंट अनुशासित नहीं है तब तक हम उसे शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते और शिक्षा के लिए अनुशासन रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार ये दोनों समानांतर चलने वाली क्रियाएं हैं, चलने वाली क्रियाएं या प्रक्रियाएं, जो भी हम कहना चाहें, प्रक्रियाएं हैं। इसमें अगर एक लुप्त हो जाती है, एक लुप्त हो जाती है तो दूसरी स्वतः ही लुप्त हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो अनुशासन नहीं और अनुशासन नहीं है तो शिक्षा नहीं। तो इस प्रकार क्योंकि योग दर्शन में, क्योंकि इसका लास्ट पॉइंट है ये, क्योंकि योग दर्शन भौतिक स्वतत्व को चरम स्वतत्व में विलीन होने का
कार्य करता है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि शिक्षा और अनुशासन एक दूसरे के समानांतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। अगर एक लुप्त हो जाती है तो दूसरी स्वतः ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि योग दर्शन में ये माना गया है कि योग दर्शन के अंतर्गत समस्त क्रियाएं हमारे इस भौतिक जगत से रिलेटेड है और भौतिक स्वर तत्व को भी उन्होंने चरम तत्व माना है। और हमारा जो है, अगर हम भौतिक रूप से एकाग्रता और मनोवृत्ति को स्थिर कर लेते तो हम हमारे चरम यानी हमारा जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें छात्र को क्या है कि हमें छात्र को जन्म से ही अनुशासन सिखाना है। और ये अनुशासन क्या है, उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि नैतिक है, सामाजिक है, ये सब भी इसमें ऐड है, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस प्रकार निष्कर्षतः कह सकते हैं कि योग और अनुशासन एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। अगर बालक को अपना सर्वांगीण विकास करना है और अपने परम यानी परम जो सत्य है उसकी खोज करनी है, अपने स्वयं का विकास करना है, अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उसे अनुशासन जीवन में धारण करना ही होगा। तभी वह योग की जो सिद्धियां हैं, योग के माध्यम से जो अपना सर्वांगीण विकास करना चाहता है वो कर सकता है। अब आज का जो असाइनमेंट है आपका, इस असाइनमेंट के अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया जाता है, वह है योग दर्शन और शिक्षण विधि तथा छात्र और अनुशासन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में देना है। इसके साथ एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मास्क बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान हम अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आप अपने फेस पे सीधा मास्क लगा के घर से बाहर निकलना है। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहें। लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में अपने जैसे कोरोना वायरस के एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल